लोग बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस की टाइप्स के बारे में। सो टाइप्स में सबसे मोस्ट कॉमन जो इसकी टाइप है वो है सुपरफिशियल पेरिटोनियल एंडोमेट्रियोसिस। अब इसमें होता ये है कि जो एंडोमेट्रियोटिक लेजन्स होते हैं ना, वो पेरिटोनियम की सरफेस के ऊपर बनना शुरू हो जाते हैं। पेरिटोनियम क्या होती है, जो हमारी एब्डोमिनल एंड हमारी पेल्विक कैविटी की लाइनिंग होती है ना, उसको पेरिटोनियम बोला जाता है। सो उसमें ये जो है वो उसकी सरफेस के ऊपर छोटे छोटे से इम्प्लांट्स बनना शुरू हो जाते हैं, इसलिए इसको सुपरफिशियल पेरिटोनियल एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। इसकी अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो फीमेल को जो है वो क्रोनिक पेल्विक पेन होता है, इसके अलावा पेनफुल पीरियड्स यानी मेनोरिया होता है, और इसके अलावा डिस्पेरियूनिया यानी डिफिकल्टी इंटरकोर्स की शिकायत भी होती है। अब दूसरी टाइप है ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस यानी एंडोमेट्रियोमा। सो इसमें ये होता है कि जो एंडोमेट्रियोटिक लेजन्स होते हैं ना, वो ओवरी के सरफेस के ऊपर या फिर ओवरी के अंदर एक सिस्ट बना लेते हैं। सिस्ट जो होता है ना काफ़ी बड़ा होता है, उसके अंदर पुराना ब्लड होता है जो कि एक ब्राउनिश से अपीयरेंस दे रहा होता है। सो दैट्स वाई इसको जो है वो चॉकलेट सिस्ट का भी नाम दिया जाता है। सो सिम्टम्स ये होती हैं कि कुछ फीमेल्स में बिल्कुल एसिम्टोमेटिक होती हैं, अगर किसी में सिम्टम हो भी तो या यही होती है कि डिस्मेनोरिया होता है यानी पेनफुल पीरियड्स होते हैं, या फिर उसको पेल्विक पेन होती है। सो एक चीज़ जब फीमेल कंसीव करना चाहती है और वो नहीं कर पाती, तो जब ट्रीटमेंट करवाया जाता है या चेकअप करवाती है तो पता चलता है कि उसको जो है वो ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस यानी एंडोमेट्रियोमा है या चॉकलेट सिस्ट है। इसकी एक इमरजेंसी कंडीशन तब डेवलप हो जाती है अगर ये जो एंडोमेट्रियोमा है ये रप्चर हो जाए, फट जाए, तो ये मेडिकल इमरजेंसी होती है। तीसरी टाइप है डीप इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस। सो ये एंडोमेट्रियोसिस की एक ऐसी टाइप होती है जिसमें आउटसाइड ऑफ द यूट्रस एंडोमेट्रियोटिक इम्प्लांट्स या एंडोमेट्रियोटिक लेजन्स बनते हैं, लेकिन उन ऑर्गन्स में या उन स्ट्रक्चर्स में बनने के साथ साथ ये उन ऑर्गन्स के अंदर डीपली 5 mm तक पेनिट्रेट भी कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये ब्लैडर में बनते हैं, ब्लैडर के अंदर 5 mm तक पेनिट्रेट भी करेंगे, सो ब्लैडर से रिलेटेड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इसी तरह स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर अगर ये बनेंगे तो उनमें 5 mm तक पेनिट्रेट कर जाएंगे। इसी तरह रेक्टोवेजाइनल सेप्टम, यूट्राइन लिगामेंट्स वगैरह जो हैं उनमें यूरेटर्स, जो कि किडनी से यूरिन को लेकर जो ट्यूब्स आ रही होती हैं ब्लैडर के अंदर, उनको भी इसी तरह से उनको भी अपनी लपेट में ले सकती हैं। तो इन शॉर्ट वहाँ पर क्या हो जाएगी, स्कैरिंग हो जाएगी, फाइब्रोसिस हो जाएगी, जो पेल्विक के ऑर्गन्स होंगे वो अपनी ही जगह पे स्टक होकर रह जाएंगे। जैसे कि आपको पता है पाउच ऑफ डॉगलेस में जो फ्लूइड मौजूद होता है वो नॉर्मली पेल्विक ऑर्गन्स की मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा होता है, बट स्कैरिंग एंड फाइब्रोसिस की वजह से ऑर्गन्स अपनी ही जगह में स्टक होकर रह जाते हैं। सो वो फीमेल्स जिनमें डीप इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस होता है, तो उनमें 1 to 5% ऐसी होती हैं कि फिर उनमें ये होता है कि उनमें फ्रोजन पेल्विस की कंडीशन पैदा हो जाती है। उसके बाद लेस कॉमन फॉर्म्स की अगर बात की जाए तो एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस का मतलब ये होता है कि यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उसके जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स हैं, एंडोमेट्रियल वेसल्स, स्ट्रोमा है, वो ग्रो करके यूट्रस की दूसरी लेयर यानी मायोमेट्रियम में भी चले जाए, तो उसको एडिनोमायोसिस कहते हैं, जिसमें फिर यूट्राइन कैविटी काफ़ी इंलार्ज्ड हो जाती है। एक्स्ट्रा पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस का मतलब ये है कि यूट्रस के बाहर वाले जो ऑर्गन्स हैं, जैसे कि लंग्स, जैसे कि डायफ्राम या दूसरे ऑर्गन्स के अंदर जो है वो एंडोमेट्रिक एंडोमेट्रियोटिक लेजन्स का बन जाना। उसके बाद इसकी एक टाइप है एट्रोजेनिक एंडोमेट्रियोसिस, जो कि सर्जिकल प्रोसीजर्स के बाद बनती है। सर्जिकल प्रोसीजर्स मोस्ट कॉमनली जो गायनिकोलॉजिकल सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि सी सेक्शन हो गया, जैसे कि जो है वो दूसरी सर्जरीज हो गई जो कि गायनिकोलॉजिकल रिलेटेड होती हैं, हिस्ट्रेक्टमी वगैरह। तो उसके बाद जो है ना फीमेल के अंदर ये एंडोमेट्रियोसिस बनती है, एंडोमेट्रियोसिस पैदा हो जाती है। सो ना इसमें होता ये है कि यानी कि एक्सीडेंटली ऐसा होता है कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके ऑब्वियसली वो सर्जरी करेगा ना, तो सर्जन जो होगा, तो एक्सीडेंटली ऐसा होता है कि सर्जन एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ या एंडोमेट्रियल सेल्स को ना दूसरी साइट्स या दूसरी लोकेशंस में ट्रांसफ़र करने की वजह बन जाता है। तो और वो दूसरी साइट्स कौन सी हो सकती हैं, वो सी सेक्शन जो सिजेरियन स्कैर है उसका स्कार है वो हो सकता है। उसके अलावा ट्रोकर साइट यानी जहाँ पे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को उसने इंसर्ट किया था। तो इसी तरह यही होता है कि सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान इन शॉर्ट सर्जन एक्सीडेंटली जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ को डिफरेंट साइट पे। अब ये एंडोमेट्रियल सेल्स जो होते हैं डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाते हैं, कहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं, सर्जिकल इंसिजन्स की जो एजेस होती हैं ना वहाँ पर, जिसको ट्रोकर साइट भी बोला जाता है, और वहाँ पर एंडोमेट्रियोसिस को की डेवलपमेंट की वजह बन जाते हैं। अब क्या होता है कि ये जो एट्रोजेनिक एंडोमेट्रियोसिस है ना, ये इसके सिम्टम फ़ौरन से सामने नहीं आती, या ये कह लें कि ये फ़ौरन से डेवलप नहीं होती, बल्कि सर्जरी के कुछ महीनों या सालों के बाद ये देखने को मिलती है। सर्जिकल स्कार्स में सर्जिकल साइट्स, ट्रोकर साइट्स जहाँ से इंस्ट्रूमेंट को उसने इंसर्ट किया, तो इसकी वजह सर्जन होता है, सर्जन को भी एक्सीडेंटली नहीं पता चलता, गायनिकोलॉजिकल सर्जरी होती है, सो नहीं पता चलता सी सेक्शन वाली सर्जरी। तो जो एंडोमेट्रियल सेल्स हैं, आपको पता है वैसे भी इनकी जो एडहेजन कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं ना, तो फिर अगर ये ट्रांसफ़र हो जाएँ तो फिर ये वहाँ पर जो है वो सर्वाइव भी करने लग जाते हैं और एट्रोजेनिक एंडोमेट्रियोसिस की वजह बनते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में कि एंडोमेट्रियोसिस जो है वो किन फीमेल्स के अंदर होने के रिस्क ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले है नेवर गिविंग बर्थ,
यानी वो जो फीमेल चाइल्ड बर्थ से नहीं गुजरी यानी अनमैरिड है, तो उनके अंदर चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्टार्टिंग पीरियड एट यंगर एज यानी मीनार्की उनकी बहुत ज़्यादा यंगर एज के स्टार्ट हो गई थी। उसके अलावा गोइंग मीनोपॉज़ एट ओल्डर एज, काफ़ी ज़्यादा ओल्ड एज में जाके उनका मीनोपॉज़ स्टार्ट हुआ, तो उन फीमेल्स में भी एंडोमेट्रियोसिस। उसके बाद शॉर्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल लेस देन 27 डेज़ है, लेस देन 28 डेज़ है, तो उनके अंदर भी एंडोमेट्रियोसिस होने के चांसेस होते हैं। जिनको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है उनके अंदर भी चांसेस होते हैं। जिनकी बॉडी में ईस्ट्रोजन वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके अंदर भी ये रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। जिन फीमेल्स का बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स काफ़ी लो होता है, तो उनमें भी, और ऑब्वियसली जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है, जिन फीमेल्स की मदर को या सिस्टर को होता है, तो ऑब्वियसली उनके अंदर भी एंडोमेट्रियोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।